नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अपने क्रिकेट में 2015 की शुरुआत कोई ठीक नहीं हुई। महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से विदाई ली। उनकी जगह विराट कोहली के कंधों पर कप्तानी का जिम्मा आया, लेकिन विराट कोहली अपने को सफल साबित कर पाए, यह संभव नहीं है। आखिर मामला पूरी टीम का है, अपने क्रिकेटरों के दम और उनकी मनोदशा की बुनावट का है। विदेशी टीमों को उनकी जमीन पर बराबरी का खेल खेलते हुए पटकी मारी जाए, यह अपने क्रिकेटरों के लिए मुश्किल काम है। गांगुली और द्रविड़ की टीमों का वक्त अलग था, जो वे इसमें कुछ सफल हुए। महेंद्र सिंह धोनी ने समझदारी दिखाई, जो पहल करके टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। धोनी के व्यक्तित्व की यह खूबी है, जो साहस के साथ वे सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं। बहरहाल 2015 में क्रिकेट और क्रिकेट की संस्था बीसीसीआई के संकट गंभीर है। ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनके चलते बहुत उथल पुथल होगी। बहुत संभव है कि केंद्र सरकार इस वर्ष खेलों को लेकर नए अप्रोच में नीतिगत फैसले करे। यूं लीग मैचों की शुरुआत से फुटबॉल, हॉकी से लेकर कबड्डी आदि खेलों को नई जान मिल रही है। भारत में अचानक खेल कूद में जमकर कारपोरेट पैसा उफन पड़ रहा है। सवाल है, इससे क्या खेल कूद का बुनियादी ढांचा बेहतर हो रहा है? क्या खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण और उनके बेहतर जीवन के अवसर बन रहे हैं? सन 2015 में अपने क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए कंपटीशन की चुनौतियां कम नहीं है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में एक बार फिर मामूली फेरबदल हो सकता है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद सरकार में फेरबदल के समय को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से दानवे की जगह भाजपा किसी दूसरे मराठी नेता को सरकार में शामिल करेगी। विनय सहस्त्रबुद्धे को सरकार में लाने की चर्चा है। शिवसेना के हिस्से के एक मंत्री की शपथ भी होनी है। पिछली बार उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल देसाई शपथ लेने दिल्ली पहुँच गए थे, लेकिन वो हवाई अड्डे से ही वापस चले गए। सूत्रों के मुताबिक अगली फेरबदल में उनको सरकार में शामिल किया जाएगा, यानी महाराष्ट्र से 2 मंत्री बनाए जाने हैं। इसी तरह नजमा हेपतुल्ला को हटाने की चर्चा है। वो इस साल अप्रैल में 75 साल की हो रही हैं, जो मोदी सरकार में मंत्री बने रहने की एक अघोषित सीमा है। उनको बिहार से लेकर हिमाचल प्रदेश तक का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा है। उनकी जगह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार मुख्तार अब्बास नकवी को दिए जाने की चर्चा है। अगर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो फिर से उनकी शपथ होगी। झारखंड में गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबर है, और इसके लिए केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत का नाम चर्चा में है। अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा जाता है तो झारखंड से कोई नया आदिवासी चेहरा केंद्र में मंत्री बन सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी अपनी नई टीम का ऐलान जल्द ही करने वाले हैं। बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के मुताबिक टीम में बदलाव होना है। उनकी टीम के कई पदाधिकारी दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ ही बिहार के चुनाव के लिहाज से भी टीम में कुछ नए पदाधिकारियों को शामिल किया जाना है। केंद्रीय टीम में बदलाव के बाद प्रदेशों में भी कुछ बदलाव होंगे। जानकार सूत्रों के मुताबिक बिहार से कई नेताओं को केंद्रीय टीम में जगह मिल सकती है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव, बक्सर के सांसद अश्वनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और संजय पासवान को अमित शाह की टीम में लिए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि नंद किशोर यादव और शाहनवाज हुसैन महासचिव बन सकते हैं, जबकि अश्वनी चौबे उपाध्यक्ष बन सकते हैं। गौरतलब है कि बिहार में इसी साल चुनाव होना है। हरियाणा के चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजय वर्गीय को भी शाह की टीम में महासचिव बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए ओम माथुर को भी महासचिव बनाया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा की कमान संभाल रहे अनुराग ठाकुर भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जा सकते हैं। झारखंड और राजस्थान से 2 नए चेहरे बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में शामिल किए जाएंगे।
भाजपा में सरकार और संगठन दोनों जगह बदलाव की चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी की सहमति का इंतजार हो रहा है। राहुल गांधी अगर कांग्रेस की कमान संभालने को राजी हो जाते हैं तो पार्टी की एक पूरी नई टीम बनेगी। अगर सोनिया गांधी की कमान रहती है तो पार्टी के मौजूदा लगभग सभी पुराने चेहरे अपनी जगह बने रहेंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो पुराने और बुजुर्ग नेताओं की भूमिका सिर्फ कांग्रेस कार्य समिति तक सीमित की जा सकती है और राहुल की कामकाजी टीम बिल्कुल अलग होगी। बताया जा रहा है कि पुरानी टीम में से गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, डॉक्टर शकील अहमद, मधुसूदन मिस्त्री और दिग्विजय सिंह की भूमिका बनी रहेगी। राहुल गांधी इनके साथ काम करने में बहुत सहज महसूस करते हैं। इनके अलावा दूसरी तीसरी पीढ़ी के नेताओं को कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में जगह दी जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दीपेंद्र हुड्डा, राजीव साटव, मिलिंद देवड़ा, अशोक तंवर, संदीप दीक्षित, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट, रवनीत सिंह बिट्टू आदि ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय टीम में बड़ी भूमिका में रहेंगे या प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे ताकि प्रदेशों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जा सके। भाजपा शासित राज्यों के लिए कांग्रेस युवा और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के प्रदर्शन ने राहुल गांधी को काफी प्रभावित किया है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक पत्रिका के दफ्तर पर आज हुए आतंकी हमले में 11 लोग मारे गए हैं। पेरिस के अधिकारियों ने बताया कि भारी हथियारों और रॉकेट लॉन्चर से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने पेरिस की व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला किया। इसमें पुलिस के 2 जवानों सहित 11 लोग मारे गए। फ्रांस की इस व्यंग्य पत्रिका में कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून छपे हैं, जिन्हें लेकर विवाद हुआ था। डेनिश पत्रिका में छपे विवादित कार्टून को भी इस पत्रिका ने छापा था। 2012 में इसे लेकर एक बार और हमला हुआ था। पत्रिका के संपादक स्टीफन चार्बोनियर को जान से मारने की धमकी मिली हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अपनी कैबिनेट की एक आपात बैठक भी की और कहा कि ये स्पष्ट तौर पर एक आतंकी हमला है। किसी भी मीडिया ग्रुप के ऊपर इस तरह का ये पहला हमला है। दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच करेगी। दिल्ली पुलिस ने कल इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की 1 साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। दिल्ली के एक 5 सितारा होटल के कमरे में वो मृत पाई गई थी। 1 साल बाद पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के प्रमुख BS बसी ने थरूर से पूछताछ की संभावना से इनकार नहीं किया है और कहा है कि मामले की जांच के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। इस बीच खबर आई है कि थरूर ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली पुलिस के प्रमुख को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस उनकी नौकरानी पर कुछ बातों के लिए दबाव डाल रही है और उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। इस खुलासे से मामले में नया मोड़ आ गया है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर विवाद पैदा करने वाले बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा किया है। उन्होंने एक विवादित बयान में हिंदू महिलाओं से कहा है कि वो कम से कम 4 बच्चे पैदा करें। विपक्षी पार्टियों ने उनके इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए सरकार से इस बारे में सफाई मांगी है। साक्षी महाराज ने कहा है कि हिंदुओं ने हम 2 हमारे 2 का नारा स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए हिंदू महिलाओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और उनमें से एक बच्चा साधु सन्यासियों को दे देना चाहिए। उन्होंने मंगलवार को एक धार्मिक कार्यक्रम में यह बयान दिया था। इस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और जनता दल यू ने सरकार से सफाई मांगी और पूछा है कि क्या ये सरकार की नई जनसंख्या नीति है। भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई दोस्ती बस सेवा को वाघा सीमा तक सीमित कर दिया गया है। अब ये बस लाहौर और ननकाना साहब तक नहीं जा पाएगी। शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली लाहौर के बीच शुरू हुई इस बस सेवा को वाघा सीमा तक सीमित किया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंक के खतरे की वजह से ये फैसला किया गया है। पाकिस्तान पर्यटन विकास निगम की ओर से बताया गया है कि पाकिस्तान भारत दोस्ती बस सेवा अब सिर्फ वाघा सीमा तक संचालित होगी। इस फैसले के बाद पाकिस्तान से नई दिल्ली और अमृतसर के लिए आने वाले यात्रियों को अब वाघा से बस पकड़नी होगी। इसी तरह भारत की ओर से लाहौर जाने वाले यात्रियों को वाघा सीमा पर ही उतरना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हर हाल में पश्चिम बंगाल में विकास जारी रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आयोजित वैश्विक कारोबार सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार के साथ मतभेद की वजह से राज्य में विकास बाधित नहीं होगा। ममता बनर्जी ने सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे तमाम बड़े उद्योगपतियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि बंगाल के पास जमीन की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल के पास बहुत जमीन है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सरकार जबरदस्ती इसका अधिग्रहण नहीं करेगी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का विरोध किया है। इस निवेशक सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी हिस्सा लिया।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों को राष्ट्रीय हित के लिए एक साथ खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आयोजित वैश्विक कारोबार सम्मेलन में राज्य सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि उसे रोजगार बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी को सख्त संदेश देते हुए ये भी कहा कि उनके ऊपर जनता से किए गए वादे को पूरा करने और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने का दबाव है। राज्य सरकार के इस सम्मेलन में शामिल होकर जेटली ने बीजेपी व तृणमूल कांग्रेस के बीच की कटुता को कुछ हद तक कम किया है। उन्होंने राज्य सरकार को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि राज्यों में जो भी निवेश होता है उस पर हर रुपए पर केंद्र सरकार अपनी ओर से मदद करने को तैयार है। जेटली ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर तभी बढ़ेगी जब सभी राज्य सामूहिक रूप से विकास करेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत का नंबर 1 शगल क्योंकि क्रिकेट है, इसलिए पूरे साल अपनी क्रिकेट टीम पर फोकस बना रहना है। बड़ा संकट गेंदबाजों का है। हालिया टेस्ट सीरीज का ये लब्बो-लुआब है कि विदेशी धरती पर अपने गेंदबाज बुरी तरह फेल है। तभी बल्लेबाजों के अच्छा स्कोर खड़ा करने से भी टीम को कुछ हासिल नहीं होता। तभी अहम सवाल खिलाड़ियों की गुणवत्ता में सुधार की चुनौती का है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। इस बार नए साल का आगाज विश्व कप क्रिकेट से हो रहा है। अगले महीने के मध्य में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व कप होगा। उसके लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। 15 सदस्यों की टीम में 11 सदस्य ऐसे हैं जो अपना पहला विश्व कप खेलेंगे। यानी भारतीय टीम में इनकी एंट्री 2011 में भारत के विश्व कप जीतने के बाद हुई है। टीम चुनने में चयनकर्ता और खासकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत सख्त नजरिया दिखाया है। एक झटके में पुराने तमाम खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। रणजी में लगातार 2 शतक बनाकर वीरेंद्र सहवाग और 3 शतक बनाकर युवराज सिंह टीम में जगह नहीं बना पाए। ये भारतीय क्रिकेट प्रबंधन के बदले हुए अप्रोच का संकेत है। महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना भी इसी बदलाव की निशानी है। धोनी आराम से कुछ साल खेल सकते थे। वो विकेट कीपर, बल्लेबाज और कप्तान थे, इसलिए उनकी जगह खतरे में नहीं थी। हाँ, यह संभव था कि कप्तानी उनके हाथ से चली जाती। भारतीय क्रिकेट के प्रबंधन में इन दिनों फिर से मुंबई लॉबी की चलने लगी है और IPL विवाद की वजह से एन श्रीनिवासन कमजोर पड़े हैं। तभी रवि शास्त्री टीम डायरेक्टर के तौर पर निर्णायक हुए हैं। विराट कोहली के साथ उनकी जुगलबंदी से धोनी को अपनी कप्तानी खतरे में पड़ती दिख रही थी, सो उन्होंने अपनी तरफ से पहल करके टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इससे उन्होंने एक दिवसीय और T20 का अपना करियर थोड़ा और लंबा कर लिया है। लंबे अरसे तक भारतीय टीम में पुराने खिलाड़ियों को ढोने की परंपरा रही है। सौरव गांगुली के कप्तान बनने के बाद इसमें बदलाव शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियाई टीम के तर्ज पर अब भारत में भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को चयन का मुख्य आधार बना दिया गया है। चयनकर्ताओं की गुटबाजी, क्षेत्रवाद आदि चीजें कम हुई हैं। फिर भी भारतीय क्रिकेट टीम की कुछ बुनियादी कमियां अपनी जगह पर कायम हैं। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा दौरे पर वो कमी खुलकर दिखी है। वो कमी है भारतीय गेंदबाजी की। भारत के गेंदबाज, खासकर तेज गेंदबाज, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर फेल होते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तेज उछाल भरी पिच हो या इंग्लैंड का स्विंग कराने वाला मौसम, भारतीय गेंदबाज कामयाब नहीं होते हैं। अपने देश में स्पिन ट्रैक पर भारतीय गेंदबाजी जरूर मारक होती है, लेकिन विदेशों में वो बुरी तरह से पिटती है। इसके बावजूद भारत में गेंदबाजी के प्रशिक्षण का संस्थान खोलने या संस्थायिक रूप से इसे मजबूत करने का प्रयास भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया है, जिसके पास दुनिया के किसी दूसरे बोर्ड के मुकाबले ज्यादा पैसा है। बहरहाल विश्व कप मुकाबले के बाद हर बार टीम बदलती है। इस मुकाबले में टीम के प्रदर्शन से तय होगा कि आगे इसकी क्या दिशा रहेगी। क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी भारत में तेजी से बदलाव हो रहा है। अचानक कारपोरेट हस्तियों और फिल्मी सितारों की खेल में रुचि जगी है। इससे भारतीय हॉकी लीग, टेनिस लीग और कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है। कुश्ती का मुकाबला भी लोकप्रिय हुआ है, तमाशे के तौर पर ही सही, लेकिन फिल्मी जगत के सितारों ने अपनी क्रिकेट की टीम भी बनाई है और सेलिब्रिटी लीग का आयोजन होता है। इस तरह के खेल आयोजनों से युवाओं का रुझान खेलों की ओर बढ़ा है। इसे एक सकारात्मक बदलाव माना जा सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद 2015 की खेल चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। क्रिकेट संस्था BCCI लगातार सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन को लेकर 2014 में जो कुछ कहा है उसका अंत परिणाम 2015 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी खेल संगठनों को भी केंद्र सरकार ने हड़काया हुआ है। जाहिर है
खेलकूद और खेल प्रशासन दोनों के लिए 2015 बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरपाल सिंह बेदी है। बेदी जी, 2015 की शुरुआत एक तरह से क्रिकेट में बहुत बड़े धमाके के साथ में, बहुत बड़ी अनिश्चितता, बहुत कई तरह की चुनौतियों के साथ में शुरू हुई है। क्या मानना है आपका 2015 खेल कूद के नाते कैसा होता हुआ लगता है भारत के लिए? मेरा ख्याल है टीम गेम में बड़ा मुश्किल होगा, मगर इंडिविजुअली जिस तरह हमने 2014 में भी देखा है कि जो अपनी परफॉर्मेंस पे लोगों ने बहुत कुछ दम में किया है, जैसे मैरी कॉम हुई बॉक्सिंग में, साइना नेहवाल है, श्रीकांत है, साइना मिर्जा है और जीतू राज है, ऐसे लोगों ने अपने बलबूते पे किया। इनको अगर आप इस गलतफहमी में है कि गवर्नमेंट ने, इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल सारी देश के स्पॉन्सर या पैसा जो है सारा क्रिकेट पे लगा हुआ है। इन लोगों का, ये पंकज अडवाणी 4 बार वर्ल्ड चैंपियन बना, जीतू राज 3 गोल्ड मेडल जीते, मैरी कॉम गोल्ड मेडल जीती, साइना नेहवाल ने और श्रीकांत ने तो कमाल कर दिया जो चाइना में चाइनीज को हराया। तो अगर उस परिपेक्ष में देखा जाए तो हमारे लड़के या लड़कियां जो है इंडिविजुअल गेम में तो अच्छा करेंगे, अपना करेंगे, और मुझे ये उम्मीद है कि 2015 में भी वो करेंगे। जहां तक क्रिकेट की बात आपने की, ये क्रिकेट तो डोमिनेट करेगा, ये हमारी साइकी में आ गया है। व्यास जी, आप चाहे लाइक करें या ना करें, फैक्ट रिमेन्स कि आप देखिए ना, क्या लग रहा है कि देश में और कुछ हो ही नहीं रहा कि धोनी ने रिजाइन कर दिया। इतना तो मेरे को कोई मिनिस्टर रिजाइन करता तब नहीं फर्क पड़ता। यहाँ जो अभी जम्मू कश्मीर में इतना चल रहा है, किसी को उतना गम नहीं है जितना धोनी के रिजाइन करने पर गम है। बहस चल रही है, डिस्कशन हो रही है, उन्हें क्यों रिजाइन किया, क्यों नहीं किया। तो ऐसा लग रहा है ये इसी पर मेरा फिर ये सवाल है कि ये एक घटना, धोनी के संन्यास लेने, टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घटना को जिस तरह तुल दिया गया, उससे क्या ये नहीं मन लगता है कि पूरे क्रिकेट का पूरा जो खेल है या जो टीम है अपने क्रिकेट की, वो एक ही व्यक्ति पर निर्भर हो गई थी, 1-2 व्यक्तियों के ऊपर ही निर्भर चल रही है? नहीं, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आप क्रिकेट में वो टीम गेम नहीं रही। अब आप पर्सनैलिटी चाहते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर था तो 1.5 साल इसी में निकाल दिया, 2 साल अखबारों ने, स्पॉन्सर ने, कि वो रिटायर होगा कि नहीं होगा। हमारी भी नहीं, तो अब यही तो मेरा कि 2015 में जब धोनी एक तरफ साइड लाइन में हाशिए में चलेंगे तो फिर पर्सनैलिटी ओरिएंटेड क्रिकेट कैसे होगा? नहीं, आपको किसने कहा हाशिए में चलेंगे? नहीं, मतलब हाशिए में, मतलब टेस्ट क्रिकेट नहीं है अब, ठीक है। देखिए ना, मजा तो तब है जब वर्ल्ड कप, आपने कहा ना 2015 में क्या होगा, तो फरवरी में तो वर्ल्ड कप हो रहा है। उसमें आपने एक प्लेयर को अगर आप बीसीसीआई की माने, बकौल उसने मिडवे छोड़ दिया, अगर चौथा था कि मैं नहीं कर सकता, अगर उनकी मानी जाए तो इसका मतलब इट इज एक्ट ऑफ इंडिसिप्लिन। तो अगर वो बंदा जो इस कद नहीं खेल सकता, 1.5 महीने के बाद हिंदुस्तान को कैसे लीड करेगा वर्ल्ड कप में? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मसला जो है ये बड़ी, तो इसका मतलब ये इतना सीधा नहीं है मामला जितना हमें बताया जा रहा है। दूसरी बात आप ये पूछेंगे कि इतना क्यों हाई तोबा इसलिए नहीं कि धोनी साहब रहे, हाई तोबा हो गई कि अरबों रुपया इन्वॉल्व है उस पर। जिस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ होती ना, इसी तरीके से इतने स्पॉन्सर्स हैं उस पर, इतना गेम पर पैसा लगा हुआ है कि आपको और कुछ सोचा नहीं है। बाकी कितने कप्तान बदलाए जाते हैं, कितने नहीं बदलाए जाते, आपने कभी सोचा कौन है हिंदुस्तान का कप्तान है, हॉकी का या फुटबॉल का या वॉलीबॉल का, कौन है कि इसने कप्तान? तो आपके अनुसार क्रिकेट की दुनिया में ये कैप्टन वाले मामले पे, धोनी वाले पर ज्यादा वो रहेगा, या जो प्रशासन बीसीसीआई का उसको लेकर 2015 में ज्यादा बवाल जमेला होना है? आपने एक और बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। अब उसमें मैं इसलिए जवाब देने से हिचकिचाता हूं थोड़ा सा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट अदालतें हमारी आ जाती हैं। आप देखिए करोड़ों केस जो हैं अदालतों में पड़े हुए हैं, लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, हाय तौबा मछली, किसी की केस ही नहीं। और एक केस है धोनी साहब, श्रीनिवासन साहब नहीं या नहीं, उस पर सारा सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम है, बाकी कोर्टों पे पास टाइम है, कपिल सिब्बल के पास टाइम है, हरीश साल्वे के पास टाइम है। हालांकि उनके पास ये भी है कि वो बाकी केस भी करते हैं, मगर इसमें खुद जाते हैं, बाकी में जूनियर्स भी जाए। तो उस नाते उसका क्या असर होगा, क्या मतलब क्या लगता है, उसी तरह का जैसे 2014 में बवाल चलते रहे वैसे ही चलता रहेगा, या कोई एक शक्ल बीसीसीआई नहीं ले पाएगा? नहीं पाएगा। अगर शक्ल आ जाएगी फिर मुश्किल हो जाएगा। जितनी देर तक अनार्की रहेगी, क्योस रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, वो फायदा रहेगा आपको, और उसमें स्पॉन्सर्स का भी है। व्यास जी, एक बात याद रख लेना, ये जो बहस हो रही है ना क्रिकेट में, बिल्कुल झूठी बहस है, सारा पैसे का खेल है। और वो पैसे के कारण ही क्रिकेट पूरे साल भर धमाल लगातार चलता रहेगा, वो उसी का खेल होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा पैसे के मामले में बेदी जी, कि बाकी दूसरे खेलों में भी, जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, इनमें भी लीग जो मैचेज होने लगे और जो कारपोरेट वर्ड आया है, उससे कुछ बुनियादी परिवर्तन होगा क्या? बुनियादी परिवर्तन इसलिए नहीं होगा, मैं बताता हूं। अब ये फुटबॉल हुआ, इंडियन सुपर लीग, और
अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन की बड़ा सक्सेसफुल हुआ, जो लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल हुआ, उसका टीआरपी रैंकिंग बड़ी थी, बहुत बाहर लोगों ने देखा, मगर वो तब तक देखा जबकि विदेशी प्लेयर थे और वो भी सारे रिटायर्ड प्लेयर थे, मगर अपने जमाने के बड़े नामी गिरामी थे, और ये उम्मीद की जाती कि इस सक्सेस से कि शायद और बड़े प्लेयर आए, मगर जब तक फॉरेन प्लेयर है तब तक तो आईएएस चल रहा है। यही तो कारपोरेट अगर टच मिले तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल टूर्नामेंट और नॉर्मल कंपटीशन हो या जो एसोसिएशन अगर उसको ऑर्गेनाइज करे तो वो फ्लॉप हो जा रहा है। इतनी एक और बात बताएं ना, इसमें अगर इसमें बड़ी बहस है कि यही कॉर्पोरेट रणजी ट्रॉफी को भी सपोर्ट करते हैं, यही कॉर्पोरेट छोटी टूर्नामेंट जहां स्टेडियम खाली होता है, मगर भी प्लेयरों को पैसे मिलते हैं, फिर भी कोई हाई तोबा नहीं होती। एक एक प्लेयर को 1.5 लाख रुपए मिल रहा है रणजी ट्रॉफी का, मतलब अगर एक प्लेयर सारा सीजन खेलता है रणजी ट्रॉफी, उसके 12-15 लाख रुपए बन जाते हैं, वो स्पॉन्सर ही देते हैं, बीसीसीआई देता है, बीसीसीआई को स्पॉन्सर देते हैं। खाली स्टेडियम के बावजूद अगर एक क्रिकेटर को 2 लाख रुपए मिलता है तो वही स्पॉन्सर आके फुटबॉल या हॉकी वाले को पूछता है ये लोग ही नहीं आ रहे क्रिकेट मैच टीवी में कोई देख नहीं रहा। उस नाते बाकी खेलों के अंदर जो एक उम्मीद जो बन रही है वो कुछ उससे उम्मीद बिल्कुल सही रहनी चाहिए, मगर वो अपने दम पे कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है, वो तो खुद जो व्यक्तिगत जो व्यक्ति है, जो खिलाड़ी है, वो खुद अपने दमखम के ऊपर दम दिखा रहा है, लेकिन संगठन है या जो बाकी खेल कूद का कुल माहौल है, कुल दशा है, नहीं कुछ नहीं फर्क उसमें अब कुछ नहीं होगा। हॉकी का देख लीजिए, थोड़ा सा हॉकी ठीक होने लगी और कोच को निकाल दिया टेरी वॉल्श को, क्योंकि अच्छा अब फुटबॉल का ये बुरा हाल है, फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग में हमारा नंबर 170 170 नंबर में, तो आप जो भी टीम गेम क्रिकेट को छोड़ दीजिए, और क्रिकेट इसलिए हम खेल रहे हैं कि 8-9 कंट्रीज है, और आप कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि 2015 का भी वर्ष अपने खेलों के लिए वैसा ही रहेगा जैसा एक रूटीन है, कोई नई कोई ऐसी किरण नजर नहीं आ रही? किरण इंडिविजुअल में आ रही ना, इंडिविजुअल में आपको जैसे जीतू राजा एक आम, और एक बात व्यास ये याद रखिए, हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स जो है वो लोअर मिडिल क्लास खेलता है, और जो अमीर आदमी है या ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन वो उसको उसकी ग्लोरी में रहना चाहते हैं, खेलता लोअर मिडिल क्लास ही है, वही अपने दम पे कुछ कर ले, मगर उम्मीद ये है कि अच्छा होगा परफॉर्मेंस, मगर आपने टीमों के बारे में पूछा, संस्थानों के बारे में पूछा, उसमें कोई बेहतरी नहीं होगी। जी बेदी जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।